हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे जो क्लासें थी उसके अंदर हमने काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ा और उस जो काव्य शास्त्र था जो हमारे 12वीं तक लेवल का, उसके अंदर हमने शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य गुण और काव्य रस इसके बारे में अच्छे से देख लिया है। आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे काव्य लक्षण, उसके बाद में काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये जो है वो इसके अंदर हम देखेंगे। अब देखें कि काव्य लक्षण होता क्या है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। ये हमारे जो बीए लेवल का जो सिलेबस दे रखा है फर्स्ट ग्रेड, उसके अंदर दे रखा है, तो इसको अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे कि काव्य लक्षण आखिर होता क्या है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि यहाँ पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे, जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बाकी जो अन्य एग्जाम में जिसके अंदर आपकी हिंदी भाषा है उनके लिए भी वो महत्वपूर्ण है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं काव्य लक्षणों की, कि आखिर काव्य लक्षण होते क्या है। तो देखिए, लक्षण हम माने कि वो जो तत्व है जिसको ऐड करने से वो एक काव्य का रूप लेते हैं, यानी काव्य वो क्या है, काव्य क्या होता है जिसको हम काव्य कह सके, तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। तो हम लक्षणों की बात करें, जैसे हम कोई भी कविता पढ़ते हैं तो उस कविता के जो लक्षण होते हैं, उस रचना के जो लक्षण होते हैं वही काव्य लक्षण है। उससे हमारे को एक तो आनंद की अनुभूति होती है, दूसरी वो किसी उद्देश्य कोई पूर्ति करती हो, यानी ऐसे उसके अंदर गुण होने चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर जो शब्द है उस शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, अच्छे से वो शब्द है उसके अंदर फिक्स होने चाहिए, उसका अच्छे से एक अर्थ निकलना चाहिए। साधारण सी भाषा में हम बात करें तो ये काव्य लक्षण है। अब इनकी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, उनके हिसाब से उन्होंने अलग अलग माना है, तो उन परिभाषाओं को हम देखेंगे। ये तो थी समझने की बात कि आखिर काव्य लक्षण होता क्या है। अब बात करते हैं कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, कहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, संस्कृत जो आचार्य थे उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी है, संस्कृत आचार्यों ने परिभाषाएं दी, हमारे जो भारतीय जो आचार्य उन्होंने भी परिभाषाएं दी, तो हम सभी के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो उसके अंदर पहला नाम आचार्य भामह का है, यानी आचार्य भामह है, उन्होंने क्या कहा है, मैं ये हमारे अलंकार जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, और इनका एक ग्रंथ है काव्य अलंकार। तो यहां से देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि आपसे पूछा जा सकता है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आचार्य भामह, इनके ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य अलंकार है। ठीक है, अब इन्होंने एक परिभाषा दी है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्दार्थ का मतलब शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ उससे सहित हो, उससे सहित हो वही काव्य है, शब्द और। अब आपको इसको याद करना पड़ेगा, ये जो परिभाषा है ये परिभाषा आपको याद करना पड़ेगा, संस्कृत के अंदर दे रखी है और ऐसी की ऐसी कई बार एग्जाम में देकर पूछी जा चुकी है। आपसे यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने कहा था या किसकी परिभाषा है, तो आचार्य भामह की है। ये एग्जाम के इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते। दूसरी बात, ये जैसे एक साइड इधर शब्दार्थो सहितो काव्यम और जो अलग अलग विद्वान उनकी परिभाषाएं देंगे और इधर उनके नाम देंगे, अब आपको उनको मैच करवाना आता है, तो ये परिभाषाएं आपको अच्छे से रटनी पड़ेगी। अब इसको रटने के लिए, याद करने के लिए आप जो तरीका मैंने पिछली क्लासों में भी बताया और यहाँ पे बता देता हूँ, इनमें से आप जो शब्द नहीं मिलता है उसके हिसाब से आप एक शब्द पकड़ लीजिए, जैसे शब्दार्थो सहितो काव्य भामह, तो ये तो एक छोटी सी परिभाषा आपको याद हो जाएगी, पर अगर लंबी परिभाषा हो तो उसको कैसे याद करोगे, तो उसको आप ऐसे इनमें से एक शब्द पकड़ लीजिए जो एक सब में अलग होगा, वो उनसे नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है तो उन्होंने शब्द भी अलग अलग काम में लिए। तो शब्दार्थो सहितो काव्य ये तो भामह हो गई। अब देखिए आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट ने कहा है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी। अब यहां से मैंने ये पुनः क्वापी जो शब्द है ये पकड़ रखा है, आचार्य मम्मट, पुनः क्वापी आचार्य मम्मट, तो ये शब्द पकड़ लिया। अब आपसे ये परिभाषा पूरी देंगे, अब ये पूरी परिभाषा देते हैं, अगर ये नाम आए तो पुनः क्वापी नाम देखते आप कर दीजिए उसमें आचार्य मम्मट। अब देखिए इन्होंने भी यही बात कही है कि तद दोषो शब्दार्थो, यानी उसके अंदर शब्द जो अर्थ है उनका दोष ना हो,
सगुणावलंकृति पुण्य क्वापी, और उसके अंदर गुण है वो मिले हुए हो। तो कहने का मतलब ये जो हमने जो काव्य लक्षण के बारे में देखा, तो ये काव्य एक लक्षण होते क्या है उनके बारे में कह रहे। तो काव्य के अंदर ये लक्षण होने चाहिए कि उसके अंदर जो शब्द अर्थ है उसका दोष नहीं होना चाहिए, उसके अंदर गुणों का समावेश होना चाहिए। तो अब देखो पुण्य क्वापी नाम याद करके आप कर लीजिए मम्मट। अब आपको इसको कैसे रटते हो, कैसे याद करते हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, एग्जाम में आपका दिमाग काम करेगा, आपके दिमाग में जो चीजें होगी वही काम में आएगी। अब यहाँ चाहे आप मोबाइल से पढ़ के गए हो, किसी यूट्यूब चैनल पे देख के गए हो, किसी के नोट्स पढ़ के गए हो, किसी की गाइड पढ़ के गए हो, चाहे कैसे भी पढ़ के गए हो, बस आपका दिमाग काम करेगा, आप किस प्रकार आपको वहां पर याद आता है। तो अब देख लेना आप किस प्रकार इसको याद कर पाते हो। और ये जो फर्स्ट ग्रेड के लिए जो ये काव्य शास्त्र वाला ये महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि व्याकरण है उसके कुछ टॉपिक दे रखे और उतने क्वेश्चन नहीं आते, 2 4 5 क्वेश्चन आते। हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास में से और जो काव्य शास्त्र इनके क्वेश्चन ज्यादा आते, तो इनको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, और यही क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर गलत हो जाते। आचार्य दंडी ने क्या कहा है, सरितावधि पदावली काव्यादर्श। काव्यादर्श इनका क्या है, ग्रंथ का नाम है, आचार्य दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श, उसके अंदर ये बात लिखी गई है। तो यहां से जैसे ये पदावली शब्द लेगी, दंडी पदावली, दंडी पदावली, तो आप ये शब्द पकड़ लीजिए। इन्होंने भी यही कहा है कि जो चमत्कार पूर्ण जो शब्द होते हैं, चमत्कारपूर्ण शब्द होते हैं, उनका हम जो उपयोग करते हैं उससे एक अच्छे काव्य की रचना होती है। ठीक है। अब आचार्य वामन की बात करें तो आचार्य वामन है वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है, और रीति के बारे में मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। रीति का मतलब तरीका होता है, रीति का मतलब तरीका। तो आचार्य वामन है वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है, और इनका जो ग्रंथ है वो है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। आचार्य वामन का ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। अब इन्होंने कहा है गुणालंकृत्यो शब्दार्थयो काव्य शब्दों विद्यते, ये जो परिभाषा संस्कृत के अंदर दे रखी है इन्होंने, तो ये परिभाषा है इन्होंने वामन ने दी है। इन्होंने वही बात की है कि गुण और जो शब्द है उनसे जो अलंकृत होता है वही काव्य है, यानी उसके अंदर गुण भी हो, उसके अंदर अच्छे शब्द हो, वही काव्य होता है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, पर ज्यादातर जो चीजें हैं वो सेम ही है, सेम ही है। आचार्य जो विश्वनाथ है, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मक काव्यम साहित्य दर्पण, इनके जो ग्रंथ का नाम है वह साहित्य दर्पण, विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम। और वाक्यम रसात्मक काव्यम यानी जो रसात्मक रस रूप जो वाक्य हो वही एक काव्य का निर्माण करते, वही एक काव्य कहलाता है। आचार्य रुद्रट ने कहा नन्नु शब्दार्थो काव्यम, नन्नु शब्दार्थो काव्य में यानी वही शब्द अर्थ है, यानी का मतलब अच्छे जो शब्दों का जो प्रयोग करे उसका अच्छा एक अर्थ निकलो, वही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम रस गंगाधर। यहाँ पर देखो रमणीयार्थ शब्द, इसको पकड़ लीजिए, रमणीयार्थ जगन्नाथ, रस गंगाधर इनके काव्य जो ग्रंथ है उसका नाम है। उसके अंदर ये बात लिखी है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो यही बात इसमें लिखी है कि जो रमणीय एक अर्थ पैदा करे वही शब्द है, वो एक काव्य है, वही काव्य कहलाता है। तो सभी की जो हमने परिभाषाएं देखी, सभी की परिभाषाएं वो सेम सी है, जो ऊपर मैंने आपको बता दिया कि जो एक काव्य है उस काव्य के जो लक्षण है, वो काव्य के लक्षण ये है कि उसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, उसका अच्छा अर्थ निकलना चाहिए, उससे हमें एक उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, उससे हमें एक आनंद आना चाहिए। तो ये जो सारे लक्षण उसके अंदर मिले हुए हो उसको हम एक अच्छा काव्य कह सकते हैं। ये तो हो गई हमारी समझने की। दूसरी बात, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिए कि जो जितने विद्वान है उनके जो नाम है उनके नाम के साथ में उसका ग्रंथ जुड़ा हुआ है, तो वो ग्रंथ याद करना पड़ेगा। दूसरी बात, इन्होंने जो संस्कृत में जो परिभाषाएं दी वो परिभाषाएं आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, और फिर परिभाषाओं के साथ में उनके अर्थ है, तो वो तो जैसे रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, तो इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा अर्थ नहीं निकल रहा है। आप देखोगे क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करिए तो इतना दिमाग आपका काम करता है, आप उसको देख के ही पता चल जाएगा इसने क्या कहा है। ठीक है, तो शब्द कोई ज्यादा अलग है नहीं, क्योंकि संस्कृत और हमारी हिंदी है वो ज्यादातर मिलती जुलती है, तो ऐसा अलग नहीं है कि कोई अलग जैसे शब्दार्थ तो आप नाम आ गया रमणीयार्थ
रमणीयार्थ तो रमणीय होता है, ठीक है, शब्द नाम आ गया, काव्याम तो मैं ही तो लगा हुआ है, तो इसमें कोई अर्थ में तो कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। बस इनको आपको याद करना है कि जैसे अब यहाँ पर आए रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य किस विद्वान ने कहा है, तो अब ये याद रखना आपको कि ये परिभाषा जगन्नाथ ने दी, पंडित राज जगन्नाथ ने दी। अगर ये याद नहीं रखोगे तो आपका क्वेश्चन है फिर वहां पर गलत हो जाएगा। तो आपको ये परिभाषा है वो अच्छे से रटनी पड़ेगी, और इसको रटने का यही है, करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सील पे पड़त निशान। तो आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, और बार बार अभ्यास करोगे तो अपने आप ही ये याद हो जाएंगे। तो इसको यहाँ परिभाषाओं को जो कठिन लगे इनको आप एक जगह लिख लीजिए, और जब भी आपको टाइम मिले 2-4-5 मिनट का एक बार सरसरी नजर से देख लिया। जैसे 2-4-5 दिन 10 दिन देखोगे तो आपके कंटिन्यू, जैसे अब ये परिभाषाएं मेरे को स्पष्ट रूप से ऐसे याद नहीं है कि मैं कर्म से आपको सारी परिभाषाएं बगैर देखे बता सकूं, परंतु जब एग्जाम में आता है तो मैंने इस प्रकार से रट रहा है, जैसे नाम है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, तो जैसे ये नाम आते मेरे दिमाग में आ जाता है रमणीयार्थ यानी जगन्नाथ, ठीक है। तो ये आप ऐसे करोगे तो आपको कंटिन्यू याद हो जाएगी। अब बात करते हैं रीतिकालीन आचार्यों द्वारा दी गई परिभाषाएं। ये तो जो परिभाषा है वो संस्कृत आचार्य द्वारा दी गई थी। अब जो रीतिकाल था, हमने रीतिकाल को अच्छे से पढ़ा, जो 3 नंबर का काल था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जो रीतिकाल 3 नंबर का काल था, उनके जो हमारे विद्वान है उन्होंने भी परिभाषाएं दी है। पहले बात करते हैं आचार्य देव की। तो देव ने क्या कहा, शब्द जीवती ही अस्त मन रसमय सुजस शरीर, चल वहे जग छंद गति अलंकार गंभीर। अब देखिए देव ने जो कहा है, शब्द जीवती अस्त मन रसमय सुजस शरीर, चल वहे जग छंद गति अलंकार गंभीर। अब इसके अंदर जैसे मान लिया आप याद कैसे करोगे, तो आपसे ये जो परिभाषा देकर पूछेंगे ये परिभाषा किसने कही है, तो देखो यहाँ पर ये सुजस शरीर नाम आ गया, सुजस शरीर। अब सुजस शरीर के आगे आप देव कर लीजिए, सुजस शरीर आगे देव कर लीजिए। अब आपको ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें से बाकी चीजें वही है कि भाई उसकी छंदों की गति हो, उसमें अलंकार हो, ठीक है, अच्छे शब्द हो, तो बात वही है। सारे विद्वानों ने सेम ही परिभाषा दी, तो ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये परिभाषाएं देकर एग्जाम में पूछते, तो ये ऐसा नहीं है कि काव्य जो शास्त्र है वो एक वो टॉपिक है जो एक हमारे को कठिन टॉपिक है, कठिन नहीं है। एग्जाम में हमारे को भाई अभी विद्वान बनना नहीं है हमारे को, तो ज्यादा कुछ रटने में, ज्यादा कुछ समझने में, ज्यादा पूरा का पूरा हम काव्य शास्त्र रटे ऐसा हमारे को भी नहीं करना है। हमारे को सिर्फ वो ध्यान करना है कि एग्जाम है उसके अंदर जो क्वेश्चन आए उसको हम किस प्रकार करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम है चाहे आप विद्वान कितने ही हो, घर बैठे रहोगे, बाकी एग्जाम में जो चीजें आए और उसको आप अच्छे से आंसर देके आ जाओगे, और आरपीसी ने आपको सिलेक्ट कर लिया तो फिर आप सिलेक्ट हो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको ज्यादा यहाँ पर माथापच्ची करने के चक्कर में, ज्यादा समझने के चक्कर में आप रह जाओगे, तो फिर क्या होगा कि एग्जाम तक आपका सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारे को सिर्फ अभी एग्जाम को टारगेट करना है। तो देखिए, तो देव ने जो परिभाषा दी है, ये ऐसी की ऐसी परिभाषा वहां पर देखकर पूछेगी ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है। तो आप जैसे सुजस शरीर देव, इस प्रकार, यानी देव का शरीर है वो सुजस था, देव का शरीर वो सुजस था, इस प्रकार अटैच करके इसको याद कर लीजिए। जैसे ही परिभाषा है आप उसको कर दीजिए। आगे देख बात करते चिंतामणि की। चिंतामणि ने कहा है, सगुण अलंकार सहित दोष रहित जोय होय, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। यानी सेम वही चीज है, उसके अंदर अलंकार होने चाहिए, उसके दोष रहित होनी चाहिए वो, ठीक है, शब्दों का अच्छा अर्थ निकलना चाहिए, वही कविता है, ये सभी ने कहा है, ये बात भी हमारे चिंतामणि ने कहा। तो अब इसमें से आप कौन सा शब्द पकड़ते हो, ठीक है, वो जैसे विभूत कहते सब कोई, इस प्रकार एक लाइन याद कर लीजिए, विभूत कहते सब कोई, ये आगे चिंतामणि जोड़ लीजिए, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आगे सुरती मिश्र ने क्या कहा है, वर्णन मनरंजन जहां रीति अलौकिक होय, निपुण कर्म कवि जो जूति ही काव्य कहत सब कोई। यानी उसके अंदर जो वर्णन किया गया उस वर्णन से मनोरंजन भी होना चाहिए, उसके अंदर अच्छी रीति जो है वो अच्छे तरीके से लिखी गई होनी चाहिए, उसका जो कर्म है वो अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर जो काव्य कहते सबको, इसे ही सब काव्य कहा है। तो वही चीजें, शब्द होना चाहिए, अच्छा अर्थ होना चाहिए, ठीक है, उससे मनोरंजन होना चाहिए, उससे किसी उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। श्रीपति ने क्या कहा, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन, कविता बनिता छवि नहीं रस बिन
तदपि प्रवीण। तो वही बात है, सारी जो विद्वान है इन्होंने एक ही बात की। अब याद कैसे करते हो, बस मेन दिक्कत वहां है कि आपको याद, जैसे श्रीपति है तो यहाँ से रसबिन तदपि प्रवीण यहाँ तक की आप लाइन पकड़ लीजिए। कोई भी जहां जो आपको अच्छी लगे, अलंकार सोलीन, जहां पे आपको जो अच्छी लगे वो लाइन आप इसके अटैच कर लीजिए। पूरी जो लाइन है वो आप अच्छे से इनको नहीं याद कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरी जो परिभाषा इन्होंने जो सेम की सेम कही ऐसे याद करोगे, ऐसे याद नहीं होगी। बस जो अलग जो शब्द दिखे सारे की परिभाषा हो, देखो कि किसमें कौन सा अलग चीज है जो इसके अंदर नहीं है, वो अलग हो, वो इसके अटैच करके याद कर लीजिए। कुलपति मिश्र ने कहा दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, यानी थोड़े से उसके अंदर अलंकार भी जो दोष से रहित हो, गुणों से सहित हो और थोड़े बहुत उसके अंदर अलंकार भी हो। शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार, यानी शब्दों का अच्छा अर्थ निकलता हो वही एक कविता, उस पर हमें विचार करना चाहिए। अब बात करें जो आधुनिक हिंदी लेखकों द्वारा दी गई परिभाषाएं, यानी संस्कृत आचार्यों ने परिभाषाएं दी तो उन्होंने संस्कृत में दिए, बाकी चीज वही थी, जो अर्थ निकल रहा था वो सारे का मिला जुला के वही अर्थ निकल रहा था। फिर हमारे जो रीतिकालीन विद्वानों ने जो परिभाषा दी है वही वही परिभाषा। अब जो अलग अलग कहने का, जैसे मान लिया मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे जो बताने का तरीका अलग है, किसी दूसरे का बताने का तरीका अलग है। अब आपको कौन सा अच्छा लगता है, किसका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, वही चीजें हैं कि सभी ने चीजें भाई पढ़ाना, जैसे वो काव्य लक्षण मैं बता रहा हूं तो बताने का सभी का जो तरीका वो अलग अलग होगा, बाकी काव्य लक्षण तो वही एक ही चीज है। तो इन्होंने भी क्या है अलग अलग तरह से परिभाषाएं दी, बाकी चीज है वो एक ही है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने क्या कहा है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है कि कविता का जो हम कविता करते हैं, उन कविता का मेन जो मकसद होता है जगत के मार्मिक जो पक्ष होते हैं उन पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनसे मेल मिलाप, उनसे सामंजस्य स्थापित करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे, जैसे हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम जैसे करुण रस की जो कोई कविताएं पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम करुण रस की कविता पढ़ रहे हैं और वहां पर हमारे मन में एक ऐसा भाव आए कि हम खुद ही एक गदगद हो जाएं और आंखों से आंसू टपकने लग जाए, चेहरा हमारा उदास हो जाए। तो करुण रस की जो कविता पढ़ रहे हैं ऐसा भाव अगर पैदा होता है उसके अर्थ को समझने के बाद में, तो वो अच्छे कविता मानी जाएगी। वो अच्छी कविता क्यों मानी जाएगी, क्योंकि करुण रस की कविता पढ़ रहे हैं, जब करुण रस पैदा नहीं होता है। वीर रस की कविता पढ़ रहे हैं और वहां पर वीर रस पैदा नहीं होता है हृदय में, तो वो फिर अच्छी कविता नहीं कही जाएगी। उसके अंदर वो गुण नहीं है, वो लक्षण उसके अंदर नहीं है। यही तो बात ये कह रहा है, काव्य लक्षणों का मतलब यही है। क्योंकि जैसे हम रचना पढ़ रहे हैं करुण रस की और हमारे को हंसी आ रही है, भाई करुण रस की रचना पढ़ रहे हैं और हंसी आ रही है तो कोई मतलब नहीं है। करुण रस में करुण होना चाहिए। ऋतिक का जैसे श्रृंगार रस की रचना पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर भी वो श्रृंगार पैदा होना चाहिए। जिस प्रकार जैसी चीज हम देख रहे हैं तो वैसा भाव पैदा। तो यही बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही कि जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत या तथ्य की मार्मिक भावनाओं में लीन कर दे वही काव्य है। यानी जब हम उसको जो पढ़ रहे हैं तो वो हम जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने से हमारे सामने इससे होना चाहिए कि जो घटना, जैसे कई बार हम उपन्यास पढ़ते हैं तो उपन्यास को पढ़ते पढ़ते उसमें इतना इंटरेस्ट आता है, इतना मजा आता है कि हम उसकी भावनाओं में खो जाते हैं। जिस प्रकार प्रेमचंद की बात करें हम, तो प्रेमचंद ने जो कहानियां लिखी है, प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे उनको आप पढ़ के देखना, यानी उन्होंने वो चीजें उसके अंदर ऐड किए कि उसको पढ़ते हैं तो ऐसा हमारे सामने एक वातावरण पैदा होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वर्तमान की एक स्थिति है, वर्तमान में हमारे सामने एक फिल्म चल रही है, वर्तमान में ये चीजें घट रही है। तो ऐसा प्रेमचंद ने लिखा, तो अच्छा साहित्य, इसीलिए तो प्रेमचंद के नाम पर प्रेमचंद युग नाम दे दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें लिखी है। तो मार्मिक लीन कर दे यहाँ गई। फिर जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये परिभाषा मोस्ट है और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। एग्जाम में कई बार देखकर पूछी जा चुकी है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है।
आगे बात करें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, इसकी जो परिभाषा है वो अगले पैराग्राफ में है। इन्होंने कहा किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता का नाम कविता है। यानी प्रभाव तो वही बात है कि जो एक प्रभाव पैदा करे, जो मनोरंजन पैदा करे, वही क्या है, एक कविता है। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा है, ये परिभाषा मोस्ट है, पिछली बार भी शायद फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछी गई थी। तो ये सीधा ऐसे लाइन देंगे, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा है, ठीक है। तो ये कहा है हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा है। एक परिभाषा दी, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। तो ये दोनों परिभाषाएं मोस्ट हो सकता है पिछली बार ये पूछी तो अब की बार ये पूछ ले, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। सुमित्रा नंदन पंत, उन्होंने कहा कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की एक वाणी है, ठीक है। मोस्ट सीधी ये परिभाषा देते, कोई कुछ नहीं पूछे, सीधी परिभाषा लिखेंगे, कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, निम्न उक्ति के रचनाकार है, निम्न उक्ति के जो लेखक है। तो ऐसे पूछ दे तो आप सीधे के सीधे इसको याद करिए और आपको एग्जाम में बस लिखना है। आगे है बाबू गुलाब राय, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रदान मानसिक प्रतिक्रियाओं को श्रेय को प्रे देने वाली अभिव्यक्ति। अब देखो श्रेय को प्रे, यहां से बाबू गुलाब राय, श्रेय को प्रे बाबू गुलाब राय। महादेवी वर्मा ने कहा कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। यानी का मतलब जो महादेवी वर्मा ने वही बात की है, और जो इनके जो लिखने का जो तरीका है, इनके जो शब्दों को सेट करने का तरीका वो अलग है। इन्होंने यही बात की कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, यानी कवि के मन में वो भावनाएं पैदा हुई, कवि के मन में। भाई कविता क्या है, भाई कविता एक कवि के मन के जो भाव है जिन्होंने उन्हें लिखा, वह चित्रण इतना ठीक कि उसे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत हुई। यानी कवि के हृदय में करुण रस जागा, कवि के हृदय में करुण रस जागा और उन्होंने करुण से संबंधित एक कविता लिखी, एक कविता लिखी। अब क्या है, वो कविता लिखी गई है, वो शब्द है, उन शब्दों को जब हम पढ़ेंगे और शब्दों को पढ़ने के बाद में उनके अर्थ लगाएंगे और अर्थ जब हमारे को समझ में आएगा और जब वो अर्थ समझ में आए तो उस वैसा का वैसा ही जो करुण रस है वो हमारे हृदय में पैदा हो जाना चाहिए। तो कवि है भाई, कवि है, कवि ने जो एक पाठक है पढ़ने वाला, कवि ने एक पाठक है पढ़ने वाला, तो कवि की कविता तब ही सार्थक है कि कवि के हृदय में अगर करुण रस जागा, वो का वही करुण रस अगर उसके जो पाठक के हृदय में ट्रांसफर कर दे, पैदा कर दे, तो वो एक अच्छी कविता है, वो एक अच्छा काव्य है। तो आप समझ गए होंगे कि मेन उद्देश्य क्या होता है, कि यही होता है कि जो हमने जो एक टारगेट लिया कि हम चाहते क्या है, वो का वही पाठक के हृदय में पैदा कर दे, या जो हम कविता सुना रहे हैं तो श्रोता के हृदय में। जयशंकर प्रसाद ने कहा काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा समूचा भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है। तो ये बस सीधी की सीधी परिभाषाएं आपको लिखनी है। आचार्य नगेंद्र ने कहा रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है जिसके अंदर रस हो और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है, यानी छंदों से सुसज्जित हो, उसका अच्छा एक अर्थ निकलता हो। आगे देखिए, अब हम बात करें सारांश रूप में, यानी इतना सारा वर्णन हमने संस्कृत आचार्यों की परिभाषाएं देखी, रीतिकालीन आचार्यों की परिभाषाएं देखी और जो आधुनिक युग की जो कविता है उसके जो लेखक है उनके बारे में दी गई परिभाषाओं को भी हमने देखा। अब सारांश रूप में हमारे सामने क्या निकल के आया सभी का, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया, में हम कह सकते हैं कि काव्य आनंद की प्रतीति है, यानी उससे हमारे को आनंद मिलता है, कराने वाला होता है और वह शब्दार्थ की अभिव्यक्ति का भी एक सशक्त माध्यम बनता है। यानी काव्य का मेन है, एक तो उससे हमारे को आनंद आता है, भाई जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं काव्य को तो हमारे को एक आनंद आता है, मजा आता है। दूसरी बात है जो शब्द होते हैं उन शब्दों का जो अर्थ की जो अभिव्यक्ति है, ठीक है, वो अब अभिव्यक्त कर सकते हैं, क्यों हमारे जो शब्द है उसके द्वारा हम किसी को हमारी जो भावनाएं वो बता सकते हैं। तो उससे एक हमारा एक उद्देश्य की पूर्ति होती है कि हम क्या करना चाहते हैं।
मेन मकसद जो हमने काव्य लक्षणों के बारे में देखा कि काव्य के कौन कौन से लक्षण होने थे, तो काव्य के अंदर अच्छे अर्थ होने चाहिए, अच्छा उनका अर्थ होना चाहिए, अच्छे उसके अंदर शब्द काम में लेने चाहिए, हमें उससे एक आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, एक जो उद्देश्य हमने लिया वो उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। तो यही मुख्य मुख्य काव्य के लक्षण है। ठीक है, अब काव्य लक्षणों के बारे में आप अच्छे से समझ गए हो, अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि काव्य लक्षण आखिर होता क्या है। अब रही बात कि एग्जाम में आप क्या कर पाते हो, जो मैंने जितने विद्वान है जिनकी परिभाषाएं मोस्ट है, जो एग्जाम की दृष्टि से अक्सर एग्जाम में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी परिभाषाएं यहाँ लेने की कोशिश की है। उन परिभाषाओं को आप अच्छे से जिस प्रकार याद कर सकते हो उस प्रकार अच्छे से याद कर लीजिए। बाद में हम जैसे हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा तो हम बाद में वो भी देखेंगे लास्ट टाइम में कि एग्जाम में क्वेश्चन किस पैटर्न के हिसाब से देता है, तो वो भी हम देखेंगे। अभी हमारा एक बार सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।